1 जुलाई से देश में अनलॉक 2 लागू है। स्कूल, कॉलेज, जिम, स्विमिंग पूल, मेट्रो समेत कुछ चीजों को छोड़कर ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। लेकिन देश की संसद अभी भी लॉक इन में है। 24 मार्च को लॉकडाउन 1 के ऐलान के बाद संसद और राज्यों की विधानसभाओं में कोई कार्रवाई नहीं हुई, वो अभी भी लॉकडाउन में ही है। इसी को देखते हुए लोकसभा में कांग्रेस दल के नेता अधीर रंजन चौधरी ने संसद का सेशन जल्दी बुलाए जाने की मांग की है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस के एक लेख में अधीर रंजन ने कहा कि संसद लोगों की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। संसद का सेशन बुलाकर कोरोना पर चर्चा करनी चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि कोरोना महामारी और सीमा पर चीन के साथ बढ़ते तनाव को लेकर लोग चिंतित हैं, संसद में सरकार का पक्ष सुनना चाहते हैं। अधीर रंजन चौधरी का यह भी कहना है कि संसद बहस करने, संवाद, विचार विमर्श और मतभेद जाहिर करने की सबसे माकूल, बेहतरीन जगह मानी जाती है। संसद का मकसद पूरे देश की इच्छाओं को जाहिर करना होता है। कोरोना संकट के नाम पर संसद के बजट सेशन को निर्धारित समय से 10 दिन पहले ही स्थगित कर दिया गया था। संसद को तय कार्यक्रम के मुताबिक 3 अप्रैल तक चलना था। जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, हमारे संवैधानिक प्रावधान है, उसके मुताबिक 1 साल में संसद के 3 सेशन होना जरूरी है और किन्हीं 2 सेशंस के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप, अंतराल नहीं होना चाहिए। मेरे साथ हैं संजय कपूर, एडिटर इन चीफ, हार्ड न्यूज मैगजीन। संजय, बहुत शुक्रिया हमेशा की तरह अपना वक्त हमें देने के लिए। मेरा आपसे सवाल यह है कि लॉकडाउन से देश अनलॉक हो चुका है, संसद भी अब अनलॉक होगी क्या? देखिए, ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संसद को इस समय कई सारे कारणों की वजह से लॉक इन करा हुआ है। अभी तक है ना, दुनिया की जितनी तमाम जो लोकतंत्र है, जिससे कि हमारा देश प्रभावित रहा, इंस्पायर हुआ, वो सब खुल गए। आप मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप इंग्लैंड को देखिए। आज मैं देख रहा था बीबीसी पे, उस पर भी डिस्कशन हो रहा था। सबकी एक ही चिंता है कि किस तरीके से कोरोना वायरस लड़ाई है। हिंदुस्तान में और भी चिंताएं हैं, जैसे कि चीन हमारे क्या नाम है, बॉर्डर पे बैठा हुआ है, वो उसका अतिक्रमण के बारे में काफी कई सारे सवाल हैं। ये सब सवाल अगर हम है ना लोग यहाँ पर संसद के अंदर उठाए जाएं या बातचीत हो, क्योंकि हमारे पहली दफा तो है नहीं कि हमारे पर कोई आक्रमण हुआ हो या आक्रमण होने की गुंजाइश दिखाई पड़े। तो अगर उसमें पूरा देश अगर जुड़े और उसके अंदर चर्चा हो तो मेरे ख्याल सरकार को और मजबूती मिलेगी। और जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि चीन का मुकाबला हम चीन की तरीके से नहीं दे सकते। हमारा देश लोकतंत्र है, इसके अंदर सब लोग मिल बैठ के सब एक दूसरे को हिम्मत बढ़ा के दे सकते हैं। तो अगर यहाँ पर संसद नहीं मिल रहा है तो एक बहुत बड़ा, मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी परेशानी की बात है और सरकार को ये तुरंत इस बात को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि लोग जितने भी सांसद हैं किसी न किसी अंदाज में बैठ मिले, चाहे 50% है ना इसके अंदर वो हो, अटेंडेंस हो, 50% है ना सोशल डिस्टेंसिंग या ऑनलाइन करें, पर मिलना बहुत आवश्यक है। क्योंकि ये कानून आधारित व्यवस्था है। यहाँ पर तरह तरह की तमाम ऐसी चीजें हैं कि सरकार अपने आप निर्णय नहीं ले सकती। अगर लेगी भी तो उसको उस पार्लियामेंट से रेटिफाई करना चाहिए, परंतु इस बात को, इस सब चीजों को नजरअंदाज कर दिया गया है। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने यह भी कहा कि फाइनेंस बिल को संसद में बिना चर्चा के पास कर दिया गया। यह अपने आप में अनप्रेसिडेंटेड, अभूतपूर्व घटना है, मतलब बजट जो पास हुआ। हाल ही में राज्यसभा के सभापति वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की मुलाकात हुई थी। दोनों ने कोरोना संकट के बीच, जैसे संजय बता रहे थे, फिजिकल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन करते हुए मानसून सेशन बुलाए जाने पर चर्चा की थी। बताया जा रहा है कि वर्चुअल पार्लियामेंट के आइडिया पर भी चर्चा हुई। संसद का मानसून सेशन जुलाई से सितंबर के बीच बुलाया जाता है। कोरोना का हवाला देते हुए अलग अलग मंत्रालयों से जुड़ी संसदीय समितियों की जो पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं, उनकी बैठकें भी नहीं हो पाई हैं। देश में 24 स्थायी संसदीय समितियां हैं, परमानेंट जो पार्लियामेंट्री पैनल्स हैं, कमेटीज हैं, जिनमें से इस समय 20 समितियों के अध्यक्ष सत्तारूढ़ दल बीजेपी के सांसद हैं। गृह मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता आनंद शर्मा चाहते थे कि समिति की बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, लेकिन राज्यसभा सचिवालय ने इसके लिए मना कर दिया। राज्यसभा का जो सेक्रेटेरिएट है उसने मना कर दिया। संजय, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है, प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर चुके हैं, देश के नाम कई बार संबोधन कर चुके हैं, सर्वदलीय बैठक भी इस तरह कर चुके हैं, फिर क्यों अभी संसद का सत्र बुलाने पर फैसला नहीं हो पाया है? क्या वजह यह है कि विपक्ष जो है सदन के भीतर कोरोना, अर्थव्यवस्था, चीन के साथ तनाव जैसे मुद्दों पर सवाल ना करे?
इसके पीछे इनकी क्या सोच है ये कहना मुश्किल होगा, पर जो आप कह रहे हैं तो संभव है कि ये सब कारण हो। दूसरी बार प्रधानमंत्री संसद में बहुत कम आते हैं, लोग बाग उनकी मांग करेंगे कि आप आएं और जवाब दें, क्योंकि और कोई मंत्री तो वहां पर कोई रिप्रेजेंट नहीं करता जो भी निर्णय लिए जाते हैं। और इसमें संसद जब भी होगी, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी हो, उसमें कई सारी चीजें उठेंगी। जैसे अगर आप देखें कि कोरोना वायरस के चक्कर में गृह मंत्रालय ने करीब 800 नोटिफिकेशन जारी किए हैं, जिसका प्रभाव आदमी के आम जीवन पे पड़ता है, उसकी आज़ादी पे पड़ता है, उसके स्वास्थ्य पे पड़ता है, तमाम चीजें। ये सब चीजें पार्लियामेंट में डिस्कस होनी चाहिए थी। दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो सब भी नहीं होंगी। और जैसे मैंने कहा कि चीन का जो अतिक्रमण है, हमारी जो सॉवरेनिटी है, उसको चैलेंज करता है। ये सब मुद्दे ना सरकार के सामने आएंगे। अगर विपक्ष इसमें ना जागरूक है तो सब उठाएगा। हमारे पास कई सारे प्रेसिडेंट है। जब 1971 में पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई हो रही थी, तो हर 2 दिन में हमारे जो रक्षा मंत्री थे पार्लियामेंट में आके बताते थे कि हमारी फौजें कितने आगे गई, क्या हुआ। और विपक्ष पूरी तरीके से ना सत्ता पक्ष के साथ खड़ा हुआ था, सेनाओं को ना मजबूती से बैक करने में। तो हमको ये लगता है कि आज की तारीख में भी यही सब चीजें होंगी, परंतु सरकार को तैयार होना चाहिए, उनके दिल में साफ होना चाहिए कि हम हर सवाल का जवाब दे पाएंगे। हमारे दिल में कोई भी किसी भी तरीके का कोई मिसगिविंग नहीं है। परंतु आप देखें अगर, तो अभी सरकार इस तरीके से तैयार नहीं हुई है। एपिडेमिक एक्ट, नेशनल डिजास्टर एक्ट, तमाम इस तरीके के एक्ट हैं जिससे कि जो हमारा जो लोकतंत्र है उसको अभी तक रोका हुआ है। पब्लिक प्रोटेस्ट नहीं होता है, कई सारे लोगों को गिरफ्तार कराया जाता है कई सारे मुद्दों के ऊपर। तो हमारी जो सो कॉल्ड इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ है कुछ हद तक कमजोर है। और उसमें जो अगर कहने मतलब स्ट्रेंथ आएगी या मजबूती आएगी, वो पार्लियामेंट के माध्यम से आ सकती है। चुने हुए जितने हमारे रिप्रेजेंटेटिव उनके माध्यम से आ सकती है। अगर वो मिलेगी नहीं तो उसका पूरा लोकतंत्र पे, लोगों के जीवन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। जी, मैं आगे बढ़ता हूं। इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन आईपीयू नाम की एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर की देशों की संसदों के बीच संवाद का, बातचीत का एक मंच भी है, जरिया है। कोरोना संकट में दुनिया के सभी छोटे बड़े देशों की संसदीय गतिविधियों का डेटा इस संस्था की वेबसाइट पर मौजूद है, लेकिन भारत की संसदीय गतिविधि का कोई ब्यौरा नहीं है। दुनिया भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल पार्लियामेंट्री सेशन बुलाए गए हैं। फ्रांस, जर्मनी, स्वीडन, इजरायल और यूरोपियन यूनियन ने इस मॉडल को अपनाया है। इंडोनेशिया, पोलैंड, साउथ अफ्रीका जैसे देश भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वेब मीटिंग के जरिए संसद के सत्र बुला चुकी हैं। लेकिन हमारे यहां सरकार ने संसद का सत्र बुलाने में कोई दिलचस्पी अभी तक नहीं दिखाई है। WHO की गाइडलाइंस के मुताबिक संसद को भी सैनिटाइज करके इस्तेमाल किया जा सकता है। वैसे भारत की संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा की कुल क्षमता 790 है। 545 लोकसभा में और 245 राज्यसभा में। संसद का सेंट्रल हॉल अलग से है जहां 800 लोग बैठ सकते हैं। तो जगह तो बहुत है। तीनों का भी अगर हम इस्तेमाल करें, सिर्फ लोकसभा के लिए और फिर सिर्फ राज्यसभा के लिए, जगह बहुत है। और आखिरी बैठक 23 मार्च को हुई थी संसद की, और दो सत्र, दो सेशंस है, उनके बीच 6 महीने की गैप, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं हो सकता। वो 19 सितंबर को पूरा होगा। उससे पहले संसद का सेशन बुलाया जाना जरूरी है। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है, अगर संसद का सत्र बुलाना है, जैसे कि मानकर चलने की है, संसद का सेशन बुलाने को लेकर आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मुझे लगता है कि संसद का सेशन बुलाने की तमाम राजनीतिक पार्टियों को मांग उठानी चाहिए। इस समय सिर्फ कांग्रेस छोटे हल्के अंदाज में बोल रही है, बाकी पार्टियों को भी जुड़ना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर तमाम वही सब मॉडल्स हैं। सबसे बड़ी बात है कि कामयाबी तभी हासिल होती है जब जो चीज़ कामयाब रही किसी और देश में उसको आप अपनाएं। यहाँ पर अगर आप गौर करें कि इंग्लैंड के अंदर भी 50% है ना जो प्रेजेंट होते हैं और 50% जो ऑनलाइन से है ना बात करना चाहते हैं वो। पर उसका जो नतीजा निकलेगा कि कम से कम डिबेट तो चालू होगा, कम से कम सरकार तैयारी तो करेगी कि ना कई सारे सवालों का जवाब दे। सोचिए 20 लाख करोड़ रुपए अगर आप इंसेंटिव दे रहे हैं, कोई अपनी जेब से पार्टी थोड़ा दे रही थी बीजेपी, ये तो भारत सरकार का पैसा है। उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। छोटी मोटी अमाउंट नहीं है। ये बात करनी चाहिए कि कितना लोगों तक पहुंचा, कहाँ पहुंचा। इसमें तमाम सारी ऐसे ना लोगों को, एमपीज को कई सारी चीजें पता होंगी जो कि अभी तक बाहर नहीं आई। इससे जो पूरा मीडिया है उसको भी एक नई जान मिलेगी। अगर ये सब जो प्रक्रिया है उसको
पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन फिर से मुस्तैदी से नहीं लेगा, तब तक है ना कोई अकाउंटेबिलिटी हमारी इस्टेब्लिश नहीं होगी। वो सिर्फ एक तरफा बात रह जाएगी और ऐसा लगेगा कि एक पार्टी विशेष है ना आम लोगों के लिए करी, जबकि हमारी कानून आधारित व्यवस्था है और इसके अंदर सब चीज कानून के तहत होनी चाहिए। मेरा एक सवाल आपसे और है कि आपको महसूस होता है कि जो मौजूदा निजाम है उसका जो डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट है वो कितना है, किस स्तर का है? कुछ दिन पहले इमरजेंसी की एनिवर्सरी मनाई जा रही थी 1975-76। इसमें कई सारे शख्स जो हैं सरकार के अंदर, कई सारे मिनिस्टर्स हैं जो कि उस पूरा जो इमरजेंसी के खिलाफ ना मुहिम में जुड़े हुए थे और उन्होंने तमाम ये वाली की दुहाई दी कि उन्होंने लोकतंत्र की सुरक्षा के लिए सब काम किया। तो मुझे लगता है कि जब तक है ना विपक्ष में थे तो आसान था ये सब बात करना, जब है ना सत्ता में आ गए हैं तो उनको लग रहा है कि विपक्ष को ज्यादा प्रोत्साहन देंगे तो उसका कुछ बात नहीं बनेगी। पर मेरे ख्याल से ये एहसास होने लगा है चारों तरफ कि डेमोक्रेसी रिसेशन में है और वो जब तक रिसेशन में रहेगी तब तक है ना जो अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज हैं वो ज्यादा मजबूत होंगी और ये सब चीजें हमारी जो व्यवस्था है कुछ हद तक उसको अभिव्यक्त करती है।